चलिए, तो हमको देखना है आज साहित्य की परिभाषा। क्या आखिर परिभाषाएं किसने क्या क्या दिया है। साहित्य की परिभाषा, ठीक है। पहले देखेंगे संस्कृत आचार्यों द्वारा। परिभाषाएं हो गई हैं जगन्नाथ जी तक, पंडित राज। कोई बात नहीं, अब तो हम करेंगे तो यहाँ तो कम से कम शुरू कर ले, क्योंकि हमने तो कुछ गायब किया ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से थोड़ा शुरू कर देते हैं ताकि वीडियो जो है जिनको मिलेगा, अभी कई लोग तो एब्सेंट है देख ही नहीं, तो उनको मिले तो कम से कम शुरू से मिल जाए। बात समझ में आ रहा है। कुछ चीजें तो हमने छोड़ा है लेकिन कोई बात नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से तो मिलना चाहिए। तो साहित्य की परिभाषा हम किसके अनुसार देखेंगे, संस्कृत आचार्यों द्वारा, ठीक है। और हमने देखा था पहला शब्दार्थों, सहितो काव्यम। ये जो हमने परिभाषा देखा किस, भामा का देखा, भामा का, और उनका एक ग्रंथ है काव्यालंकार। ठीक है। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम, भामा और काव्यालंकार है। दूसरा देखते हैं ननु शब्दार्थों काव्यम। ये जो परिभाषा दिया है, शब्द और अर्थ निश्चित ही काव्य है, इसका हिंदी में बनेगा कि शब्द और अर्थ निश्चित ही काव्य है। और ये जो कथन है, तो यहाँ ननु को फोकस करना है। ये जो परिभाषा है रुद्रट का दिया हुआ है, किसका, रुद्रट। और इनका जो ग्रंथ है, भामा का ग्रंथ है बिल्कुल सेम, काव्यालंकार, इन्होंने इसी नाम से लिखा। तीसरी परिभाषा देखते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये जो परिभाषा है जिसका अर्थ है रस युक्त वाक्य ही काव्य है, तो यहाँ आपको फोकस करना है किस पर, ये देखिए रसात्मक मतलब विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ही कैसे, ठीक है। इनके जो ग्रंथ है वो क्या है, साहित्य दर्पण। क्या है, साहित्य दर्पण। चौथा देखते हैं, चौथा जो है रमणीयार्थ। रमणीयार्थ प्रतिपादक, शब्द काव्यम। ये कथन किसका है, तो यहाँ क्या देखना, आपको ये वाला पार्ट आपको ज्यादा फोकस करना है कि जब रमणीयार्थ है
कि पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ। इनका जो ग्रंथ है, बात अगर ग्रंथ की करें तो ग्रंथ यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ इनका ग्रंथ हो जाता है। क्या लिखेंगे? रस गंगाधर, रस गंगाधर। ये पूछा जाएगा कि रस गंगाधर किसकी रचना है, तो पंडित राज जगन्नाथ की, ठीक है। एक और इनकी रचना है, उसको भी चाहें तो लिख सकते हैं, गंगा लहरी। एक और है गंगा लहरी, ठीक है, तो गंगा लहरी भी है इनका। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर की जो परिभाषा है, शरीर शरीर तवा दिष्टा तवा दिष्टार्थ तवा दिष्टार्थ। यहाँ तक लिखे थे कि नहीं लिखे थे अभी? नहीं सर, ये नहीं लिखे थे। अच्छा ठीक है, लिखे थे लिखते हैं, व्यवच्छिन्ना शरीर तवादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। आगे लिख देता हूं, ठीक है। तो ये कथन किसका है, तो आपको बताना है दंडी का। किसका है? इनके कई ग्रंथ है, इनका भी ग्रंथ आप लिख लीजिए। इनके जो ग्रंथ हैं, काव्यदर्श है, काव्यदर्श है, और कौन है, अवंती सुंदरी है, ठीक है, और कुमार चरितम है। अवंती सुंदरी, ठीक है, अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी, ठीक है। यहां से मैं हटा ही देता हूं इसको, सही नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पर अवंती सुंदरी, एक ये हो गया। एक और है, उसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, कुमार। ये पूछा जाएगा आपसे तो इसलिए आपको लिखना ही पड़ेगा, चरितम, कुमार चरितम। तो इनके 3 ग्रंथ हो गए, संस्कृत में है ये, दांडी के। काव्यदर्श हो गया, अवंती सुंदरी हो गया, और कुमार चरित हो गया। किसके? दांडी के रचना। और आपको फोकस क्या करना है, यहाँ करेंगे फोकस। अगर पदावली है तो मतलब जिस पंक्ति में पदावली आ गई तो समझ लीजिए दांडी का है संस्कृत में। ये नहीं कि हिंदी में भी आ जाए तो दंडिये का लगा दीजिए, नहीं, ठीक है। आगे देखिए, एक और देख लीजिए संस्कृत का, शब्दार्थो सहितो शब्दार्थो सहितो वक्र वक्र व्यापार, वक्र व्यापार शालिनी, वक्र व्यापार शालिनी, शालिनी ऐसे लिख दीजिए, वक्र व्यापार शालिनी बंधे
थोड़ा लंबा है। व्यवस्थितो काव्यम। तो देखिए शब्दार्थों सहित तो वक्र व्यापार पार होगा, व्यापार नहीं व्यापार, ठीक है। चलिए व्यापार भी रखेंगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पंक्ति याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजों को याद करना है। सालनी व्यवस्थित काव्यम। तो अगर जब आप ज्यादातर पंक्तियों में आप देखेंगे, ज्यादातर का छोड़ दीजिए, एक चीज देख लीजिए, वक्र जब देखिएगा, ठीक है, तो आप किसको बताएंगे? कुंतक। किसको बताएंगे? कुंतक, ठीक है, कुंतक को बताना है। और कुंतक की रचना है वक्रोक्ति जीवितम। क्या है इनकी? है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जीवितम। तो वक्रोक्ति जीवितम, इनकी जो रचना है वो क्या है? वक्रोक्ति जीवितम है, ठीक है। ये इनकी रचना हो गई। 6 परिभाषाएं हमने संस्कृत का देख ली, अरबी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है रीतिकालीन कवियों का देखेंगे हम। किसका देखेंगे? रीतिकालीन कवियों द्वारा। तो लिखेंगे रीतिकालीन, रीतिकालीन रीतिकालीन कवियों द्वारा। तो रीतिकालीन कवियों द्वारा देखिए, पहली परिभाषा रीतिकालीन कवियों द्वारा। पहली परिभाषा सगुणा अलंकार, सगुणा अलंकार, सगुणा अलंकार सहित सगुणा अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको, शब्द अर्थ ताको कवित, शब्द अर्थ ताको कविता, कविता कहत विबुध सब कोय। ये जो पंक्ति है सगुणा अलंकार सहित दोष रहित, आपको पूरी पंक्ति याद करने की जरूरत ही नहीं है। पंक्ति लिखेंगे पूरा, जिस पंक्ति में ये वाला शब्द दिखेगा ना, हमने यही ना बताया था, सगुणा अलंकार चिंतामणि। जब ये पंक्ति दिखेगा तो बताना है चिंतामणि। तो बताना है चिंतामणि को, ठीक है। मणिमाल भी इनका नाम है। इनका दूसरा क्या है? मणिमाल, ठीक है। तो मणिमाल नाम से भी ये जाने जाते हैं। चिंतामणि कोष्ठ में मणिमाल। मणिमाल इनकी रचना नहीं है, ध्यान रखना है, इन्हीं का नाम, ठीक है। मणिमाल नाम से भी ये जाने जाते हैं। देखिए अगली जो पंक्ति है पंडित और प्रविनय।
पंडित और प्रविनय को जो चित्त हरे सो कविता कहावे। सो कविता कहावे। ये पंक्ति आपको देखना है ये किसकी है। पंडित और प्रवीणा को जो चित्त हरे, पंडित और प्रविनय को जो चित्त हरे सो कविता। तो ये कविता कौन क्या होगी? तो कविता की परिभाषा यानी कि साहित्य की परिभाषा किसने दिया? ठाकुर ने दिया। किसने दिया? ठाकुर ने। ठीक है, तो ठाकुर ने दिया पंडित और प्रविनय को जो चित्त हरे सो कविता कहावे। ये परिभाषा किसकी है? तो ठाकुर की है। ठीक है, अगले अब परिभाषा शायद तीसरे नंबर की होगी। जगत अद्भुत, जगत अद्भुत, जगत अद्भुत। ठीक है, जगत अद्भुत सुख सदन, सुख सदन शब्दरू अर्थ कवित, अर्थ कवित। इसकी दूसरी पंक्ति लिख सकते हैं, वह लक्षण मैंने किए, ऐसे लिख लीजिए इसको, किए समुझी ग्रंथ, बहुचित, ये कथन किसका है? यहां आप देखेंगे इसको। तो जब जगत को अद्भुत बताएंगे, ठीक है, बस उतना ही ज्यादा फोकस करिएगा कि जगत को जब अद्भुत बताया जाएगा। कौन? ठीक है, तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कुलपति मिश्र। ठीक है, और ये पंक्ति किसमें होगी? रचना है ना, ये पंक्ति किसमें है? तो इनकी एक रचना है कुलपति मिश्र की, बहुत चर्चित है, बार बार पूछी भी जाती है। रस रहस्य, यही है। तो रस रहस्य कुलपति मिश्र की जो रचना है उसी में ये परिभाषा दी गई है, जगत अद्भुत। याद रखेंगे, जगत अद्भुत, यही याद रखना है आपको ज्यादा ये, लेकिन फोकस आप यहाँ करिएगा। जब ये पूरी पंक्ति में ये वाला दिखेगा, अद्भुत दिखेगा तो नहीं होगा, जगत अद्भुत दिखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, शब्द जीव। अगली जो पंक्ति शायद हमको लग रहा है रीतिकाल में ये चौथी होगी।
देखेंगे शब्द जीव भी, शब्द जीव, शब्द जीव, शब्द जीवति अर्थमन, अर्थ मन, शब्द जीवति अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर। तो रसमय, रसमय सुजस, रसमय सुजस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सुजस शरीर, सुजस शरीर। दूसरी पंक्ति लिखिए इसकी, चलत वहे, चलत वहे जुग छंद, जुग छंद गति, गति अलंकार गंभीर, अलंकार गंभीर। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है इसको देखेंगे। तो ये जो पंक्ति है, शब्द जीवती ही अर्थ मन रसमय सुजस शरीर, अचलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। ठीक है, तो शब्द जीवती ही, तो इसमें कौन सा आप फोकस कर सकते हैं, शब्द जीवती ही अर्थ मन, अर्थ मन रसमय सुजस शरीर। ठीक है, तो इस शाट का ही आप फोकस करिए। अगर शब्द और जीव ये माने के समान हो सकता है, उसके समान उसका संबंध दे सकता है कि शब्द जीव ती अर्थ मन। ठीक है, तो जब ये कथन आए इसी को आपको फोकस करना है, इस शुरू वाले को, कि जब शब्द जीव और ती तीनों जब आ जाएंगे एक साथ, ठीक है, तो क्योंकि पूरी पंक्ति आपसे याद नहीं होगी और बार बार भूलेंगे, तो याद रखना आपको, लगाना क्या है, जो हम बता रहे हैं ना इसको आप क्या कर लिया करिए, हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर लिया करिए जो शब्द को हम बता रहे हैं। बार बार जब कहीं टेस्ट वगैरह में कहीं भी आपको पंक्ति मिले तो शुरुआत के पद को ही फोकस करिए कि ये किसने कहा था, क्योंकि पूरी पंक्ति से आप नहीं निकाल पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो शब्द जीवती ही अर्थ मन रसमय सुजस शरीर, ये देव का है। किसका है, देव का है, और इनकी रचना है काव्य रसायन, इसी में है। किसमें है, काव्य रसायन में। काव्य रसायन है ना इनका रचना, किसकी, देव की, तो इसी में ये कथन है। आगे देखेंगे क्या नंबर का हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखिए, सुनि परे तो शब्द है, सुनि परे तो क्या है, शब्द है। अगर सुनाई दे दे तो क्या है, शब्द है। अच्छा भाई ठीक है, और क्या, समझ परे सो अर्थ, अगर समझ में आ जाए तो समझ लीजिए कि वो क्या है, अर्थ है। समझ परे सो, जब समझ में आ जाए तो क्या है, अर्थ है। ठीक है, अब देखिए, सुनि परे तो शब्द है, समझ परे सो अर्थ, तो ये किसका है, ये भी आपका देव का है। किसका है, देव का। ये बात देव ने कहा कि सुनि परे तो शब्द है और समझ परे तो क्या है, अर्थ है। ये भी किसकी परिभाषा हो गई, तो देव की हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आधुनिक वालों के साथ।
इन लोगों की परिभाषा हो गई। आधुनिक वालों के पास चलते हैं, तो लिखेंगे आधुनिक हिंदी साहित्यकारों द्वारा। ठीक है, लगभग अब तक हमने 6 उसमें लिखे थे और 5 यहाँ लिख दिए, तो 6 5 11 हो गए होंगे। अब चलते हैं आधुनिक वालों को लिखने। तो इनका अगर बात करें तो देखेंगे ज्ञान राशि से शुरू कर लेते हैं। ज्ञान राशि, जब आपको ज्ञान राशि दिखेगा आप समझ जाइएगा, ठीक है, कि किसकी आ गई। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। क्या है? साहित्य है। इन्होंने परिभाषा दिया कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही क्या है? साहित्य है। आपको कहाँ फोकस करना है? यहाँ फोकस करना है। यहाँ पर ज्ञान राशि के संचित कोश, तो उतना को छोड़ दीजिए, उतना तो याद नहीं रहेगा। ज्ञान राशि से समझ लीजिएगा। जब ज्ञान, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि ये आ गया, किसका आ गया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका आ गया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आ गया। आधुनिक हिंदी साहित्यकारों द्वारा पहला है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम है साहित्य। तो आपको ज्ञान राशि देखना है, ठीक है। इनकी और एक परिभाषा है, वो भी देख लेते हैं। दूसरी देखिए, अंतःकरण। जब ये आ जाएगा तो भी समझ लीजिएगा कि बस आ गए महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या आ जाएगा? तो अंतःकरण। अंतःकरण की वृत्तियों का नाम, अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम, के चित्र का नाम, अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। क्या है? तो कविता है। तो जब अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको यही देखना है। देखना ये है कि जब अंतःकरण आ जाए, तो भी समझ लीजिएगा किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। और देखिए तीसरा, किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजन यहाँ मैं हटा देता हूँ, इसको नहीं लिखा जाएगा। और मनोरंजन खेल बात
वक्तृता त्रि है, कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ। वक्तृता, वक्तृता मतलब यहाँ हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं कथन, अर्थ समझने के लिए। कथन का नाम कविता है। का नाम क्या है? कविता है। ये किसका है? ये बताएंगे किसका है? तो ये भी किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें क्या हाईलाइट करेंगे? 1 मिनट रुके रहेंगे, कुछ और आप लोगों को इनकी परिभाषा याद करा देता हूँ, ठीक है? हाँ, तो यहाँ क्या फोकस करेंगे? यहाँ आपको इस शब्द पे फोकस करिएगा। ये भी अनोखा शब्द है, किसी के यहाँ नहीं मिलेगा। कौन? प्रभावोत्पादक, ठीक है? और एक चीज तो देखिए, मनोरंजन स्वरंजन का यही, ठीक है, इन्हीं में मिलता है। और थोड़ा सा है काव्य में, मैथिली सरगुप्त में, लेकिन इन्हीं में सब मिलेगा, ठीक है? परिभाषा की अगर बात करें तो और देखेंगे। हाँ, एक और देखिए इन्हीं की परिभाषा। देखिए इनकी 2-4 परिभाषाएं हैं, वो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? और तो ये कितनी थी? 3 हो गई ना। चौथी नंबर का देखिए, कविता को, नहीं ये नहीं है, हाँ, कविता प्रभावशाली रचना है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता, जो पाठक या श्रोता ऐसे नहीं लिखा जाएगा। श्रोता कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। ये बताएंगे कथन किसका है? ये भी कथन इन्हीं का है। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है? प्रभावशाली, कविता प्रभावशाली रचना है। ये फोकस कर लीजिए। किसको? इसको फोकस कर लीजिए। कविता प्रभावशाली रचना है, बाकी आप नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा। कविता को प्रभावशाली रचना किसने कह दिया, इतना भी समझ लेंगे तो आप पंक्ति को, मतलब पूरा कथन को समझ सकते हैं, ठीक है? और आगे देख लीजिए, इन्हीं की एक और कथन देख लीजिए। अंतःकरण वाला तो हो ही गया है, और मनोभाव देखेंगे। मनोभाव शब्दों का
मनोभाव शब्दों का मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं। ये कहते हैं कि जो मनोभाव होता है वो क्या करता है, शब्दों का रूप धारण करता है। ठीक है, धारण करते हैं, वही कविता है। वही क्या है, कविता है। वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो, चाहे हो। चाहे गद्यात्मक हो। ठीक, ये कथन भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किस? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। देख लेते। ठीक है, अब इनकी नहीं है, आगे देखते हैं। परिभाषा, जिस प्रकार शुक्ल की परिभाषा है, नंबर मुझे याद नहीं है, नंबर बता देंगे किस नंबर पे है तो वहां नंबर लगा देंगे। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। अच्छा ठीक है, 6 नंबर है, कोई बात नहीं। हाँ, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? ज्ञान दशा कहलाती है। ज्ञान दशा कहलाती, बहुत इंपॉर्टेंस है ये, कहलाती है हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए, इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, जो शब्द विधान करती आई, उसको कविता कहते हैं। उसको कविता कहते हैं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र का। ये आप पहली लाइन को ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है,
कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विद्वान, उसी को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। ये शुक्ल चंद्र शुक्ल। और ये कहाँ परिभाषा दी गई है, ऐसा कहाँ है, तो आप लिख सकते हैं कविता, कविता क्या है। ये जो निबंध है कविता क्या है, उसी में ये परिभाषा कविता क्या है। अब देखेंगे 7 नंबर का, देखिए 7 नंबर का अव्यक्त, अव्यक्त, अव्यक्त। अव्यक्त कौन है? ब्रह्म है, जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, तो अव्यक्त यानी ब्रह्म भी कह सकते हैं। अव्यक्त की अभिव्यक्ति, अव्यक्त की अभिव्यक्ति, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, जगत है। और साहित्य, और साहित्य, और साहित्य जगत के, और साहित्य जगत के भावों की नाना भावों की अभिव्यक्ति है। नाना भावों की क्या है? अभिव्यक्ति है। अतः, अतः साहित्य, अतः साहित्य देखिए डायरेक्ट नीचे वाला भी पंक्ति पूछ सकता है। अतः साहित्य की अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति, डायरेक्ट नीचे वाला भी पूछ सकता है। अतः अभिव्यक्ति की, अतः साहित्य अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है, इतना भी पूछ सकता है, पूरा भी पूछ सकता है। किसका है? तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य चंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। और कथन देख लीजिए, और परिभाषाएं 8 नंबर की। सुप्त भावों को, सुप्त भावों को, सुप्त आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है, ये पहले बता दीजिए। आ रही है सर, अभी चली गई थी, अब आ गई। अच्छा, चली गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुप्त भावों को जगाने वाली और सुप्त भावों को जगाने वाली और चमत्कारपूर्ण, चमत्कारपूर्ण और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने वाली, अनुरंजन, अनुरंजन करने वाली, अनुरंजन करने वाली शक्ति का स्रोत,
शक्ति का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है साहित्य। तो अब देखिए, सुप्त भावों को जगाने वाली और चमत्कार पूर्ण अनुरंजन करने वाली शक्ति का स्रोत क्या है? साहित्य है। ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, थोड़ा कथन बड़े बड़े हो जा रहे हैं, आप लोग लिखेंगे तो थोड़ा जल्दी हो सकता है, और मैं लिखता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, तो जैसा कहिए। साहित्य से हमारा, अगला जो है उसको देखिए, साहित्य से हमारा आशय, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है, जो किसी युग के, भावात्मक जीवन का होती है। प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है, ये भी कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ये किसका है? अच्छा, हम बोले, आप लोग लिख लेंगे, अच्छी बात है ये तो। चलिए, ये तक। नेक्स्ट, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद,
उच्छलित आनंद, उच्छलित आनंद है कि अंतर में, जो उसके अंतर में, अंतर ऐसे लिखेंगे, जो उसके अंतर में अटाए, अटाए, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सक, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था, साहित्य का मूल, साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है, साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है, अतिरेक, अतिरेक है। उच्छलित आनंद के, उच्छलित आनंद के, ये लिखेंगे, उच्छलित आनंद के अतिरेक से, ये लिखेंगे, अतिरेक से उद्भूत, उद्भूत, उद्भूत सृष्टि ही, सृष्टि ही सच्चा साहित्य है, सच्चा साहित्य है। तो या तो पूरी पूछ सकता है पंक्ति, या फिर फर्स्ट वाली ही पूछ सकता है, एकदम फर्स्ट लाइन, कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये किसका कथन है? ठीक है, तो किसका बताएंगे, याद है किसी को? आचार्य, चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद है तो हमें बताते हैं। आचार्य, हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये कथन किसका हो गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए और लिखेंगे, और लिखेंगे दूसरा कथन, मैं साहित्य को, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का, देखने का पक्षपाती, पक्षपाती, पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो 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 वागजाल, जो वागजाल, जो वागजाल मनुष्य को, जो वागजाल मनुष्य को दुर्गति, जो मनुष्य को दुर्गति, हीनता, कामा लगाते जाएंगे, हीनता और परमुखापेक्षता, परमुखापेक्षता, परमुखापेक्षता से बचा न सके, से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, तेजोदीप्त न बना सके, तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को, जो उसके हृदय को, हृदय को पर दुख कातर, पर दुख एक ही में लिखेंगे ये,
पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। उसे साहित्य कहने मुझे संकोच होता है। ये कथन किसका है? फिर से सुन लेंगे। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, जो उसकी कामा लगा देंगे, बचा न सके, फिर कामा लगा, फिर आगे लिखेंगे, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, फिर कामा लगाएंगे, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे क्या है? संकोच होता है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल। ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक, हाँ बिल्कुल। आगे देखेंगे, अगला देखिए। आत्माभिव्यक्ति ही आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है। आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है, मूल तत्व है, जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति, हाँ बिल्कुल, और उसकी कृति साहित्य बन पाती है, तो बताएंगे ये कथन किसका है? प्रसाद जी। नहीं, प्रसाद की नहीं है, डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है। आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है, जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है, तो डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है। अगला लिखेंगे, साहित्य जनता की बाड़ी है। साहित्य क्या है? जनता की बाड़ी है। जनता की क्या है? वाणी है, यानी आवाज है, बाड़ी है। उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। उसके जातीय चरित्र का क्या है? दर्पण है। प्रगति पथ में बढ़ने के लिए उसका मनोबल है। उसका क्या है? मनोबल है। उसका मनोबल है। उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। हाँ बिल्कुल, रामविलास शर्मा। ये किसका है? रामविलास शर्मा का।
उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। ये किसका हो गया? तो रामविलास शर्मा का हो गया। और देखेंगे और भी परिभाषाएं देख लीजिए। मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए, मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए, भाव राशि के लिए, भाव राशि पोषण के लिए भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। तो ये किसका है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास का है। आगे लिखेंगे, अगला कथन लिखेंगे। साहित्य अपने ये हो गया ना? पूरा लिख लेना है कि नहीं सही से? जी सर। जी सर। ठीक है, तो लिखिए। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर, सॉरी ऐसे गंभीर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। गंभीर व्याख्या है। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। किसका है? गंभीर व्याख्या है। पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत या पंत, ठीक है। आगे लिखेंगे। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। क्या है? अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। रचनात्मक धारा, ठीक है, धारा है। हाँ बिल्कुल, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। संकल्पनात्मक, यही आपको पहचान की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक
धारा है। ठीक है, ये जयशंका प्रसाद। आगे लिखेंगे, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये किसका है? हाँ ठीक, पंत जी, बिल्कुल पंत जी, यानी सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अगला लिखेंगे, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है। सबसे बड़ा क्या है? परिग्रह है, क्योंकि वह विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है। क्या है? स्वीकृति है, स्वीकृति है। आगे लिखेंगे, वह जीवन के अनेक कष्टों का उपेक्षा योग्य बना देती है। वह जीवन के अनेक कष्टों को लिख लीजिए, सही रहेगा सेंटेंस था। कष्टों को उपेक्षा योग्य बना देती है या बना देता है, ठीक रहेगा सेंस में, बना देता है, क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। क्योंकि उसका सृजन वेदना, उसका सृजन क्या है? महती वेदना है। वह खड़ी पाई करके लिखेंगे, वह शुष्क सत्य को शुष्क सत्य को आनंद से स्पंदित कर देती है। आनंद से स्पंदित कर देती है। होता है, गलत हो गया, ऐसे लिखना चाहिए, अब सही होगा, स्पंदित कर देती है। क्योंकि अनुभूति स्वयं मधुर है। स्वयं क्या है? मधुर है। ये कथन किसका है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लिखिए, कविता सबसे बड़ा परिग्रह है। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है। पारी नहीं लिखेंगे, परि लिखेंगे, परिग्रह है। कविता सबसे बड़ा क्या है? परिग्रह है। ठीक है, ये रहा परिग्रह। क्योंकि वह विश्व मात्र के स्वीकृति है। विश्व मात्र की नहीं, रुक जाएंगे, विश्व मात्र के प्रति स्नेह की स्वीकृति है।
स्नेह की क्या है? स्नेह की स्वीकृति है। वह जीवन के अनेक कष्टों का, वह जीवन के अनेक कष्टों का, कष्टों को कर लीजिए, कष्टों को उपेक्षा है, उपेक्षा योग्य बना देता है, क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है, क्योंकि उसका सृजन स्वयं महती वेदना है। वह शुष्क सत्य को आनंद में स्पंदित कर देती है, क्योंकि भूति स्वयं मधुर क्या है? स्वयं। बिल्कुल लिखेंगे महादेवी वर्मा को, ठीक है, महादेवी वर्मा। समय है तो आगे बढ़ा जाए, अभी है इतने खत्म हो जाएगी। लिखिए, ये शब्द है, कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है, कि कविता शब्द है। लिख लिए होंगे। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। ये जो पंक्ति है अज्ञे की है। किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है, ठीक है। और लिखिए, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। बचाने का नाम है कविता। ये केदारनाथ अग्रवाल का है, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल। और लिखिए, कविता शब्दों की अदालत में कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है।
हलफनामा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, धूमिल किसकी है? धूमिल। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का क्या है? हलफनामा है, तो धूमिल का है। ठीक है, किसका है? किसका है? तो धूमिल लिख सकते हैं, धूमिल का। धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल, पूरा नाम अगर लिखना चाहेंगे तो सुदामा पांडे धूमिल। अच्छा, आगे देखिए, सत्तू ऐसे लिखेंगे, सत्तो द्रेक, सत्तोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए, हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान, मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। शब्द विधान, शब्द विधान काव्य है। ये किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। और लिखिए नीचे, समाज का हित, दूसरा कथन है, ये तो रामचंद्र शुक्ल का हो गया। दूसरा लिखेंगे, समाज का हित संपादन करने वाला, समाज का हित संपादन करने वाला ही साहित्य है। समाज का हित संपादन करने वाला ही साहित्य है। ठीक है, ये किसका है? गुलाब राय। ठीक है, किसका है? नहीं, ये शुक्ल जी का नहीं है, ये गुलाब राय का लिखिए आप। ठीक है, समाज का हित संपादन करने वाला ही साहित्य है, गुलाब राय। किस बुक में दिए हैं उस बुक का चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। सिद्धांत और अध्ययन, ये निबंध है इनका। सिद्धांत और अध्ययन, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय का है। ये कथन किसका है? गुलाब राय का था, गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय कह सकते हैं। 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, टाइम है तो लिखा जाए, टाइम ओवर हो गया। ठीक है, तो चलिए कुछ और बचे हैं, अभी पश्चात वाले भी 2-4 लिख लेंगे इसी में। ठीक है, तो कल पूरा हो जाएगा, कल आगे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया? सर